नमस्कार बच्चों, सभी का फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्लास 9th का टॉपिक है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके आज मैं सिर्फ आपको बेसिक्स दूंगा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना होता है, इस चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करेंगे। और अब मैं यही प्रयास करूँगा कि आगे भी वीडियोज़ जैसे लगातार पहले आ रहे थे वैसे आते रहें। कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमारे साथ रहते हैं जिसकी वजह से इसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्लस थोड़ी बहुत पढ़ाई कभी कभी हमको भी करनी पड़ती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों की, जिसकी वजह से ये वीडियोस कभी कभी कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जितने चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं आपको स्कूल में वो सब चैप्टर्स मैं यहाँ भी आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का। और कुछ ही दिनों में हम बायो के भी चैप्टर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने मैटर पढ़ा था। मैटर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, मैटर को किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, 5 हमने स्टेट्स आपको बताई थी। और बहुत सारी बातें हमने मैटर पे करी थी कि कोई स्टेट कैसे चेंज हो जाता है एक दूसरे में। एक छोटा सा टॉपिक बचा रह गया था, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट में कभी और उसको डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेटेंट हीट और इवापोरेशन। एक लेक्चर की जरूरत पड़ेगी तो वो अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा। उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी आप फिलहाल ये पढ़ लीजिए कि क्या है इसका नाम। इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जिसने मैटर के लेक्चर ना देखे हो वो प्लेलिस्ट में जाके मैटर के लेक्चर्स को देख सकता है। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, चाहे वो मैटर का हो, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 10th की फिजिक्स हो या क्लास 10th की केमिस्ट्री हो। तो चलिए मैटर में देखिए, जो मैटर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला है प्योर सब्सटेंस। तो जो भी मैटर होते हैं वो या तो प्योर सब्सटेंस होंगे या तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे। इम्प्योर सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है। अब प्योर सब्सटेंस को देखिए फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड से बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। देखिए, हर वो सब्सटेंस जो एक टाइप ऑफ एटम से बना हो, मतलब द सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। मतलब वो सिर्फ एक टाइप या एक काइंड ऑफ एटम से बना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो जब आप हाइड्रोजन गैस देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है? हाइड्रोजन गैस बनी होगी H और H से, मतलब उसमें सेम टाइप ऑफ क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम है। तो जब भी कोई एलिमेंट मतलब हो गया, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम है। तो हाइड्रोजन गैस किस एटम से बना? हाइड्रोजन गैस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन से बना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है या ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड है तो अब इस कंपाउंड में अगर मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए कई सारे मॉलिक्यूल आए होंगे। वो मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? वो मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन किसके? मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें और किसी चीज के मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस हाइड्रोजन गैस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस से हमको एक बात ये पता चलती है कि प्योर सब्सटेंस के पास ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होता है या ओनली अ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एटम कब प्रेजेंट होगा? वो प्रेजेंट होगा एलिमेंट के केस में। मॉलिक्यूल कब प्रेजेंट होगा? मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा कंपाउंड के केस में। क्लियर है इतनी बात? अब कंपाउंड का हमने एग्जांपल दिया। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात होती है दोनों में, एक छोटी सी बात कॉमन है दोनों में कि दोनों के पास एक प्रॉपर केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका मतलब इसके पास एक प्योर केमिकल सिंबल है, मतलब एक सिंबल है इसके पास, एक फॉर्मूला है इसके पास। यहाँ पे आप कंपाउंड देख रहे हैं, कंपाउंड के पास भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड होगा, जैसे वाटर की बात करी जाए, पानी, ठीक है, वाटर। अब वाटर क्या है? आप बताइए वाटर क्या है? तो वाटर क्या कंपाउंड है या एक एलिमेंट है? तो आंसर इसका है कि एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स।
हर वो चीज़ जो ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। लेकिन अभी हम आगे और थोड़ा बताएंगे आपको कि सिर्फ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स को कंपाउंड नहीं बोलते, उनका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में भी होना चाहिए। अभी हम ये बताएंगे आपको फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास क्या होता है। फिलहाल आप ये देखिए कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड था, उसी तरीके से वाटर भी क्या है, एक कंपाउंड है। अब वाटर कंपाउंड अगर है, मान लीजिए आपके पास एक गिलास पानी है, तो उस पानी के गिलास में जब आप हाइड्रोजन या वाटर की जो मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन उस ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको कोई भी मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं मिलेगा, कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। किसके मॉलिक्यूल सिर्फ मिलेंगे, हाइड्रोजन मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स, मतलब H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। H2O के मॉलिक्यूल्स में जब आप अंदर देखेंगे तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के पाए जाते हैं और 1 एटम किसका पाया जाता है, ऑक्सीजन का, लेकिन वो हमको अभी नहीं पढ़ना है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बात करी प्योर सब्सटेंस की, हमने बात करी प्योर सब्सटेंस के टाइप की, तो हमने देखा एलिमेंट। जब एलिमेंट देखा तो हमने क्या देखा, विच हैज सेम टाइप ऑफ एटम, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट के हमने एग्जांपल दिया आपको, हाइड्रोजन दिया, नाइट्रोजन दिया, सोडियम दिया, पोटेशियम दिया, गोल्ड दिया, सिल्वर दिया, ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में इन एलिमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज जल्दी से देख लेते हैं। तो पहली कैटेगरी है मेटल्स की। मेटल क्या होते हैं, क्लास 8 में पढ़ा जाता है कि मेटल क्या होते हैं। तो देखिए, मेटल ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सबसे पहली चीज, मेटल कोई भी ऐसा सब्सटेंस है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल कैसे होने चाहिए, मेटल शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लेकिन अभी उस पर चर्चा हमको नहीं करनी है। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात करी जाए तो मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसी वजह से उसमें कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कहेंगे बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये भी पता होगा, हमने जब एटम्स पढ़ाया था तो एटम्स में आपको बताया था, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में जब देखेंगे तो 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब मेटल एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उन पे एक चार्ज आता है जिसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जो भी मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जो भी आप मेटल्स देखेंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये तो बहुत सिंपल सी बात थी जो हमने आपको बताई। तो मेटल की पहली प्रॉपर्टी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे बिकम पॉजिटिव इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, मैं इसको मिटा मिटा के ही लिखूंगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, तीसरी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, अब ये मैलिएबिलिटी क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, आपके पास जब आप खाना स्कूल लेके जाते होंगे तो एक एल्युमिनियम शीट आप यूज़ करते होंगे जिसमें खाने को रैप किया जाता है, जिसमें खाने को पैक किया जाता है। वो एल्युमिनियम शीट क्या है, एल्युमिनियम फॉयल क्या है, एल्युमिनियम था, उसको पीट पीट के इतना पतला कर दिया गया कि वो फॉयल बन गई, एक पेपर टाइप का बन गया। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग मैलिएबिलिटी, मतलब दी मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें हम लोग मेटल को थिन शीट्स में हैमर कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी की तरह एक और प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टिलिटी। क्या नाम होता है उसका, उसका नाम होता है डक्टिलिटी। तो मैलिएबिलिटी आपने देखा, मैलिएबिलिटी इज रिलेटेड टू हैमरिंग इनटू थिन शीट्स। इसी तरीके से आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है, जब हम लोग किसी मेटल को वायर बना दें। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है, ये तो प्लास्टिक है। हम वायर की बात करें, वायर फिलहाल हमारे पास नहीं है कोई भी, तो हम आप लोग जानते होंगे कि जो भी मेटल्स होते हैं वो वायर होते हैं, वायर जो भी होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो वो प्रॉपर्टी मेटल्स की इन विच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बहुत पतले पतले वायर्स में जब मेटल को ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि वो हम लोग ड्रॉ कर पा रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्योंकि वो
उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है डक्टिलिटी, क्योंकि इनके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब वो सब छोड़िए, उतना नहीं जाना, बस ये समझ के चलिए कि मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वायर से एक और क्वेश्चन याद आता है, अक्सर पूछा जाता है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर की जब बात करी जाएगी तो याद रखिएगा सिल्वर होता है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल की हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो गुड कंडक्टर हीट के भी होते हैं, कारण भी हमने आपको बताया। दूसरी प्रॉपर्टी देखी, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी देखी, दे आर मैलिएबल। चौथी प्रॉपर्टी देखी, दे आर डक्टाइल। पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं लस्टर। दे प्रोड्यूसेस लस्टर, LUSTRE लस्टर होता है, ठीक है। लस्टर मतलब होता है इनके अंदर एक चमक होती है। कभी भी आप मेटल देखेंगे, मेटल के अंदर एक चमक होती है, उसी चमक को कहते हैं लस्टर, ठीक है। जैसे आप अगर मान लीजिए गोल्ड देखें, आप सिल्वर देखें, आप प्लैटिनम देखें, आप आयरन देखें, सभी चीज़ों के अंदर क्या होती है, एक चमक होती है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बुलाता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। इसी के बाद एक और प्रॉपर्टी मिलती है जिसको कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं? सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? सोनो मीन साउंड, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और कैसा साउंड होगा? बेल का साउंड होता है, बेल साउंड, ठीक है, बेल टाइप का साउंड, मतलब रिंगिंग साउंड, या ये बेल ना हम लोग यूज करें, हम लोग ये कहें विच प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस, ठीक। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई मेटल्स की। तो पहले हमने प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करी? पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी बताई, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी बताई, दे आर मैलिएबल। चौथी प्रॉपर्टी बताई, दे आर डक्टाइल। पांचवी बताई, दे आर सोनोरस, और छठी बताई, दे आर लस्ट्रस। दीज आर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी हमको नहीं आना है। वैसे आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि मेटल रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड क्या फॉर्म करता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, ये सब आप क्लास 8 में पढ़ के आए हैं, ठीक है। वैसे पढ़ के तो ये भी आए, लेकिन क्लास 9 के कोर्स में है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए, ये हो गई हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज। और मेटल्स के जब एग्जाम्पल देखे जाएंगे तो एग्जाम्पल सबको पता है, ठीक है। मेटल के एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास आ सकता है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं विच आर वेरी सॉफ्ट, वो इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। वैसे ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये दो मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग इसको नाइफ से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी ये कट हो जाते हैं, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम याद रखिएगा। इसी में एक और एक्सेप्शनल केस होता है मरकरी। ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि अगर रूम टेम्परेचर जो हमारा है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है, जैसे इस समय का टेम्परेचर मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप मरकरी रख देंगे तो मरकरी क्या हो जाएगा? मरकरी लिक्विड फॉर्म में होगा, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा। मरकरी से एक और चीज़ याद आती है, इसका थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर की स्केल हमने आपको बताई थी केमिस्ट्री में पिछले चैप्टर में, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मरकरी यूज़ करते हैं, मतलब थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, और थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं, ठीक है। तो आप कभी ऐसे करके देखते होंगे तो उसमें रीडिंग दिखाई पड़ती होगी, ठीक है ना, तो वही होता है मरकरी। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। तो ये बात हो गई हमारी मेटल्स की, तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है, ठीक। क्या इसको कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं नॉन मेटल, जैसे हमारे पास आयरन को छोड़ के हम लोग जैसे बात करें ऑक्सीजन नॉन मेटल है। दोज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, दे आर ऑल नॉन मेटल्स। ये नहीं कि सभी जो मेटल नहीं वो नॉन मेटल, वो गलत है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अगर फ्लोरीन की, जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में जब आप देखेंगे तो 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। अब इसको 8 बनाना है तो 8 बनाने के लिए क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? इस पे ये 2 चार्ज आ जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन कैसा होता है? ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक है, हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स के उसमें है, याद रखिएगा, ये हम एलिमेंट की बात कर रहे थे। तो एलिमेंट में पहला हमने पढ़ा मेटल्स, दूसरा क्या पढ़ा, नॉन मेटल्स। जो मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज है उसकी अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जब देखते हैं तो आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। मतलब दोनों की मतलब क्या हुआ, इसके पास मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और इसके पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये जानना जरूरी है। तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटलॉइड के एग्जांपल की बात करी जाए, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे, देखिए जब मेटलॉइड का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाएगा, मेटलॉइड्स का जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो ये गुड कंडक्टर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, ये गुड कंडक्टर हो जाता है। और इन मेटलॉइड्स का टेम्परेचर जब कम कर दिया जाता है तो ये पुअर कंडक्टर हो जाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा इनका होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, या इनको हम लोग पुअर कंडक्टर्स भी तब बोल सकते हैं। तो अगर मेटलॉइड्स आप देखेंगे तो मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल कई सारे होते हैं। सिलिकॉन होता है, आर्सेनिक होता है, जर्मेनियम होता है, एंटीमनी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेटलॉइड्स हो जाएंगे। तो मेटलॉइड्स हमने आपको बताया। सिलिकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटलॉइड है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते हैं उसमें इसी सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है। सिलिकॉन चिप आप लोग ने सुना होगा, सिलिकॉन वैली आप लोग ने सुना होगा। इंडिया में सिलिकॉन वैली बैंगलोर में है और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली यूएस में है, जो कैलिफोर्निया में एक जगह है, वहाँ पाई जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हब होता है इसीलिए उसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो ये बात हुई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और किसकी, मेटलॉइड्स की, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, दूसरा प्योर सब्सटेंस होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। अब देखिए कंपाउंड्स में क्या क्या चीजें होती हैं। कंपाउंड्स में जब आप लोग देखेंगे तो कंपाउंड्स में हमको मिलेगा जैसे वाटर, जैसे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम इन दो कंपाउंड्स की सिर्फ बात करेंगे। अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, कहीं पे भी वाटर है, इसका मतलब उस वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के पाए जाएंगे और 1 एटम किसका पाया जाएगा, ऑक्सीजन का पाया जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन पाए जाएंगे और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पाया जाएगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर एक मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो 1 एटम ऑफ कार्बन पाया जाएगा और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पाया जाएगा। अब देखिए इसमें समझना क्या है, हम लोग को हमको समझना है कि कंपाउंड होते क्या है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर, कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट आया, एक ऑक्सीजन एलिमेंट आया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे हम अगर इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन का जब आप मास देखेंगे तो वो होगा 2, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इनका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 2। मतलब एक एटम का जो मास होता है उसे कहते हैं एटॉमिक मास। तो हमने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 2 थे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जब देखेंगे तो बच्चे सोच रहे हैं ऑक्सीजन 1 है तो इसका एटॉमिक मास 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आया वाटर में वो क्या आया, 1:8, ठीक है, क्या आया, 1:8 आया। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर कहीं भी प्रेजेंट हो, चाहे वाटर सी में प्रेजेंट हो, चाहे वाटर ओशन में प्रेजेंट हो, चाहे वाटर पॉन्ड में प्रेजेंट हो, हमेशा होगा क्या कि उस वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा मास का वो हमेशा 1:8 का ही होगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अ ग्रुप, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। तो फिक्स्ड प्रपोर्शन इसमें क्या हो गया, 1:8 हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स्ड प्रपोर्शन की बात करें तो देखिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में फिक्स्ड प्रपोर्शन क्या होगा वो समझ लीजिए। तो कार्बन पे जब आप एटॉमिक मास देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12, ये हो गया 12:2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
एटॉमिक मास होता है 8 2 16, तो ये क्या हो जाएगा 16। जब आप इसको काटेंगे तो 4 3 12, अब ये 16 है लेकिन ये 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 32। 16 तो 1 का होता है ना, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो हो जाएगा 32। अब इसको हम लोग 4 से काट सकते हैं, तो 4 3 12 देगा और 4 8 32 देगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो फिक्स्ड मास रेशियो आया वो कितना आया, 3:8 का आया। ऐसे ऐसे हम लोग किसी भी कंपाउंड में क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड में फिक्स्ड प्रपोर्शन देख सकते हैं कि वो फिक्स्ड प्रपोर्शन क्या होता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कहीं भी देखें, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो है वो कितना होना है, 3:8 का होना है। इस चीज को सब लोग सही से याद रखेंगे। कंपाउंड में कुछ और बातें कर लेते हैं कि कंपाउंड होता क्या है। तो आपने देखा एलिमेंट्स में हमने 3 चीजें देखी। एलिमेंट में हमने देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कंपाउंड में क्या देखेंगे, तो कंपाउंड में एक चीज पहले आप ये याद रखिए कि चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, सभी के पास एक केमिकल फॉर्मूला जरूर होता है। जैसे आप देख रहे हैं वाटर का एक केमिकल फॉर्मूला है। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक केमिकल फॉर्मूला है। तो हर एक चीज के पास क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। ये चीज हमको याद रखनी है। कंपाउंड जो भी होंगे उनके पास एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा और फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर है, वाटर के पास एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे कोई भी कंपाउंड होता है, हर कंपाउंड के पास एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड को हम लोग केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास वाटर है, तो वाटर को हम लोग केमिकल मेथड से या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से इसके एटम्स को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से वाटर को नहीं तोड़ सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है। अब आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस को। तो इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ाया जाता था कि जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो कैथोड और एनोड डाला जाता है, तो कैथोड की तरफ चली जाती है हाइड्रोजन गैस और एनोड की तरफ चली जाती है ऑक्सीजन गैस, जब ब्रेक होता है वाटर का मॉलिक्यूल बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनको केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से हम लोग तोड़ सकते हैं। इनके पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। तो केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इनके पास, हर कंपाउंड के पास एक केमिकल फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि जो डायमंड है, डायमंड क्या है, तो डायमंड अगर देखा जाए, डायमंड के पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। डायमंड को हम लोग कंपाउंड में नहीं रख सकते, ना ही डायमंड को हम लोग एलिमेंट में रख सकते हैं। डायमंड को एक अलग नाम दिया गया है जिसका मतलब होता है एलोट्रोप, ठीक है, वो एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, तो वो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो कंपाउंड आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के बाद आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर हमको 2 मिलेंगे, एक होमोजीनियस मिलेगा और एक हेट्रोजीनियस मिलेगा। होमोजीनियस क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक शुगर सोल्यूशन था और एक सॉल्ट सोल्यूशन था, दोनों ही वैसे होमोजीनियस हैं। कैसे होमोजीनियस समझेंगे, अगर मान लेते हैं हमने एक डायग्राम बनाया, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, ये वाटर था, ठीक, हमने इस वाटर में क्या किए, शुगर के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स डाल दिया, कह सकते हैं शुगर हमने इसमें पुट कर दिया। शुगर पुट करने के बाद क्या किया हमने, इसको स्टर कर दिया। जब इसको स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद क्या होगा, जो वाटर होगा और जो सॉल्ट होगा, या वाटर होगा जो शुगर होगा, वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो गया तो इसका मतलब पूरा इसके अंदर वो घुल चुका है, पूरा सोल्यूबल हो चुका है, पूरा उसमें मिक्स हो चुका है। पूरा मिक्स होने के बाद जब ये सेटल होगा, जब ये रुकेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, चाहे वाटर को, फिर इसके बाद सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर ये सेट हो गया, पूरा मिक्स हो चुका है, तो अब एक हमारे पास सॉल्यूशन बन गया, ठीक। अब इस सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे ये, चाहे यहाँ से निकाल लें, मान लीजिए हमने पानी जो निकाला, जो शरबत हमने निकाला, चाहे यहाँ से निकाला, चाहे इस पोर्शन से निकाला, चाहे हमने यहाँ पे कोई चीज़ डाल के निकाल दी, हर एक पोर्शन में क्या दिखाई पड़ेगा, जो नेचर है, मतलब जो टेस्ट आएगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी उस सॉल्यूशन की, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर,
ठीक। तो जो हमारा कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है हर जगह, पूरे इस लिक्विड में, पूरे इस सॉल्यूशन में अगर कॉम्पोजिशन सेम रह रहा है तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं दिखाई पड़ेगी जब, या कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हेट्रोजीनियस पे आते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास वाटर था, ये हमारे पास वाटर है, हमने क्या किया, इसके अंदर सैंड डाल दी। अब सैंड डाली तो सैंड किधर सेटल हो गई आके, सैंड यहाँ पे आके सेटल हो जाएगी, क्योंकि सैंड भारी है, सैंड मिक्स नहीं हो पाती है प्रॉपर्ली, तो सैंड क्या हो गई, सैंड यहाँ पे आके सेटल हो गई। हमने इसको वर्ल किया, हमने इसको स्टर किया, स्टर करके थोड़ी देर बाद रख दिया, फिर से रखा, फिर से सैंड नीचे आ गई। अब जब नीचे आ गई तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई पड़ रही है। देखिए एक बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, इस बाउंड्री में क्या है, इस बाउंड्री के ऊपर देखेंगे तो वाटर है, इस बाउंड्री के नीचे देखेंगे तो क्या है, सैंड है। इसका मतलब यहाँ पे एक फिक्स्ड बाउंड्री, एक हम लोग कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्रिएट हो गया है। ऐसा बाउंड्री ऑफ सेपरेशन यहाँ पे हमको होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में आप देख रहे हैं कि पूरा कंसेंट्रेशन या पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या पूरा कंसेंट्रेशन हर जगह पे क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन देखें, चाहे यहाँ देखें, चाहे यहाँ, चाहे किसी भी पार्ट में देखें, इस सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट में आप कंसेंट्रेशन देखेंगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं होमोजीनियस, मतलब सेम कंसेंट्रेशन का मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल हमने बताया आपको, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस को जब आगे देखते हैं तो दो और पार्ट में डिवाइड होता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिर आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे, तो आपने हेट्रोजीनियस में क्या देखा, एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन के साथ साथ आप ये देखेंगे कि कंसेंट्रेशन अलग अलग है। यहाँ पे जब आप देखेंगे इतने पार्ट में देखेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से कोई चीज़ निकाल ली, यहाँ पे आपने ग्लास डाला और यहाँ से आपने पानी को निकाल लिया, तो आपको ज़्यादातर पानी मिलेगा, सैंड नहीं मिलेगा। लेकिन आपने मान लीजिए ग्लास डाला, वही ग्लास से निकालने की कोशिश करी और आपने यहाँ से पानी निकाला, तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको सैंड ज़्यादा मिलेगी और पानी कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंसेंट्रेशन हर जगह पे सेम नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। बाकी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ आप लोग को बताएंगे कि सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और होमोजीनियस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था इस चैप्टर का। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, ठीक है। वैसे हम कभी इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि हमारे लेक्चर को कोई लाइक वाइक किया जाए, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग, अगले लेक्चर पे फिर से मिलते हैं। तो अगले लेक्चर पे हम ऐसे ही पहले से लिख देंगे और उसी को समझा देंगे, क्योंकि उसमें हमारा भी टाइम बचता है और कहीं ना कहीं आपका भी टाइम बचता है। चलिए फिर चलते हैं, अगले लेक्चर पे मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।